सो गाइस अपन ने लास्ट टाइम यहाँ पर छोड़ दिया था। वी हैड लेफ्ट इट हियर। बेसिकली हम लोग को अभी हाइड्रोलिसिस कवर करना है एंड एक्स्ट्रा हाइड्रोलिसिस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग एक ही चैप्टर में कवर, एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने बोला है कि द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ ड्रग इंस्टेबिलिटी इज हाइड्रोलिसिस। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी इंस्टेबिलिटी अगर हम देख सकते हैं, अगर किसी ड्रग के अंदर अपनी इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को हाइड्रोलिसिस की वजह से ही इंस्टेबिलिटी होती है। वाटर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन मेनी केसेस इज कम्प्लिकेटेड पैसिवली एज अ सॉल्वेंट वेक्टर बिटवीन टू रिएक्टिंग स्पीसीज इन सोल्यूशन। करेक्ट है। तो मतलब वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सॉल्वेंट वेक्टर मतलब क्या है, ये दिस इज द मेन रीज़न बिटवीन टू रिएक्टिंग स्पीसीज इन सोल्यूशन। ओके, it is implicated passively as a solvent reactor between two reactive species in a solution. Hydrolytic reactions involve nucleophilic attack of labile bond. Example: lactam ester amide by water on the drug in solution and are first order. Hydrolytic reactions involve nucleophilic attack of a labile bond. करेक्ट है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन लबाइल बॉन्ड होगा एग्जाम्पल। हाँ, अभी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। एग्जाम्पल: लैक्टम एस्टर अमाइड इमाइड बाय वाटर ऑन द ड्रग इन सोल्यूशन एंड आर फर्स्ट ऑर्डर। तो आपका क्या लिखा हुआ है, लैक्टम एस्टर अमाइड इमाइड बाय वाटर ऑन द ड्रग इन सोल्यूशन एंड आर फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको आप ये वाले पार्ट को आप छोड़ दो। इतना याद रखो कि हाइड्रोलिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इट इज़ एक्चुअली द मेन सॉल्वेंट वेक्टर, इट इज़ द मेन सॉल्वेंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ इट्स अ मेन सॉल्वेंट दैट कैन बेसिकली act between the two reacting species in a solution. A number of conditions catalyze the breakdown. Presence of OH minus H3O plus divalent metal ions, heat and light. तो ये जो ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की, तो मैं इसी को चीज़ भी इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि हाइड्रोलिसिस का अभी ना मतलब तो बोल रही कि हाइड्रोलिसिस है, बट एग्जैक्टली है क्या ये। करेक्ट, उसको समझना अपने कोशिश करनी है। सो प्रेजेंस ऑफ OH माइनस H3O प्लस डाइवेलेंट मेटल आयंस, हीट एंड लाइट आर द मेन रीजन बिहाइंड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अ बॉन्ड। करेक्ट है। तो हाइड्रोलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ लिबाइल बॉन्ड। और बराबर है, मतलब क्या होता है ना कि लिबाइल बॉन्ड के ऊपर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। समझ में आ रहा है आपको। इसको और आगे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास सपोज एक एस्टर है, ओके, एम प्लस एच प्लस ओ एच माइनस। तो क्या हो जाएगा कि ये जो ओ आर है, अभी ओ और आर के बीच का जो बॉन्ड है बेसिकली दैट विल ब्रेक डाउन। बराबर है। तो ओ और आर के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आर के साइड में हमारा एच प्लस आ जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये लबाइल बॉन्ड हो गया ना हमारा ओ आर। करेक्ट है। सो यहाँ पर मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये ओ और आर जो बेसिकली मेरे पास प्रेजेंट है, ये निकलेगा तो निकलेगा कैसा, मतलब सीधी सी बात है कि एच प्लस तो इसको आके अटैक, या फिर मैं अगर मैं सीधी टर्म्स में बात करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो एच प्लस तो यहाँ पर आ नहीं सकता, मतलब एच प्लस तो अटैक नहीं कर सकता बिकॉज एन इलेक्ट्रोफाइल। बराबर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए एच प्लस को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एच प्लस तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ओ आर के लबाइन बॉन्ड पे तो नहीं कर रहा। मतलब सीधी सी बात है कि ओ और आर जो है ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। ये बॉन्ड जो है दिस इज़ ट्राइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस एच प्लस, एक्चुअली में H2O। ओके, तो जब H2O में से जब ये रिएक्ट करेगा ना, तो फिर वो कैसे OH माइनस निकल जाता है, ठीक है ना, वो सब प्रोसेस है। समझा। हाँ, तो उन्होंने वही बोलने की यहाँ पर कोशिश की है दैट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ लबाइल बॉन्ड। एग्जाम्पल दिया हुआ उन्होंने, लैक्टम एस्टर अमाइड इमाइड बाय वाटर ऑन द ड्रग इन सोल्यूशन एंड आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। दीज आर व्हाट ऑर्डर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, वन सिंपल स्टेप। एंड उसके ऊपर से उन्होंने ये भी बात की है कि लैक्टम एस्टर अमाइड इमाइड बाय वाटर, बराबर, मतलब वाटर आके लैक्टम एस्टर अमाइड इमाइड को ब्रेक डाउन कर देता है। समझ में आ रहा है आपको। और ऐसा नहीं कि वाटर आया तो काम खत्म हो गया, नहीं। देर आर लॉट ऑफ कंडीशंस दैट आर बेसिकली कैटलाइजिंग द ब्रेकडाउन। जो ब्रेकडाउन आप देख रहे हो, तो हमने एस्टर हाइड्रोलिसिस ही देखा है बेसिकली। अभी मैं एस्टर की बात करें तो इसलिए मैंने आपको एस्टर का एग्जांपल दिया, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर एस्टर जो हाइड्रोलिसिस देख रहे थे, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो ओ और आर का लबाइल बॉन्ड है। तो जो ओ और आर का लबाइल बॉन्ड है, लबाइल बॉन्ड की बोलने की ये मतलब है इस केस के लिए, मतलब द बॉन्ड इन फोकस। तो जो ओ आर का बॉन्ड है, सीधी सी बात है, अब वो बॉन्ड बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इट विल बी एक्टिंग एज ए न्यूट्रोफिल क्या बोलना है, न्यूक्लियोफाइल। दैट न्यूक्लियोफाइल विल बी एक्टिंग और विल बी रिएक्टिंग विद H प्लस ऑफ द H2O मॉलिक्यूल। करेक्ट है।
हाँ, इट विल बी रिएक्टिंग एंड देन सर्टेन अदर रिएक्शंस विल टेक प्लेस, जिसकी वजह से आर निकल जाएगा एंड एच प्लस जुड़ के रह जाएगा वहाँ पर, इट विल फॉर्म अ एसिड। सो वही बोलने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। देन यहाँ पर उन्होंने एस्पेरिन हाइड्रोलिसिस की बात की है, काइनेटिक स्टडी ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट आपको रिमेंबर करके रखना है कि प्रेजेंस ऑफ देयर आर मेनी कैटलिटिक कंडीशन टू बी मोर स्पेसिफिक, जैसे ओस माइनस है, H3O+ है, डाइवेलेंट आयंस है, हीट है, लाइट है। तो दिस इज ऑल्सो this also plays a very crucial role in the breakdown of, or we can see in the hydrolysis. So अभी हमारा एस्टर हाइड्रोलिसिस तो हो गया, अभी एस्पिरिन हाइड्रोलिसिस की बात करें। सो काइनेटिक स्टडी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्पिरिन वाज डन इन वेरियस बफर सॉल्यूशंस। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एस्पिरिन इज मोर स्टेबल एट pH 2.4, pH 5 to 7 degradation is pH independent and above pH 10 स्टेबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन pH। तो मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एस्पिरिन जो रहता है वो pH 2.4 पे एकदम करेक्ट है, एकदम गुड लेवल पे है। तो अभी आप खुद देख सकते हो यहाँ पर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्पिरिन। मतलब देखा जा रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्पिरिन होता है कि नहीं होता है इन वेरियस बफर सॉल्यूशंस। तो उन्होंने बहुत सारे बफर सॉल्यूशंस बनाए, ठीक है, और हर एक बफर सॉल्यूशन का एक एक pH सुनिश्चित किया गया है, डिसाइड किया गया है। तो एक कोई बफर सॉल्यूशन का pH था 2.4। तो जब हमने देखा गया, जब हमने एस्पिरिन को देखा तो वो मोस्ट स्टेबल था एट pH 2.4 एट pH 5 to 7 डिग्रेडेशन इज pH इंडिपेंडेंट। ओके, तो जो यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रही थी, ओके, तो यहाँ पर जो pH 5 to 7 पे है जो डिग्रेडेशन हो रही है वो तो भाई इस तरह से हो रही है, मतलब 5 to 7 में बिना कुछ pH के ऊपर डिपेंड करते वो डिग्रेडेशन चालू हो जाती है। ओके, कि ऐसा नहीं है कि भाई मतलब अगर आपने 5 to 6 किया तो डिग्रेडेशन जो है ज़्यादा हो जाएगी, या फिर 7 पे एकदम से पहुंच गए तो डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, 5 to 7 की रेंज में वो कुछ भी कर सकता है। एंड अबव 10 स्टेबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन pH, करेक्ट है। तो वो एक है यहाँ पर कि स्टेबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन pH, वो एक बताया उन्होंने। सो जैसे जैसे आप pH इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे एस्पिरिन का स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजिंग एंड उतना उसका हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन होते जाएगा। समझ में आएगा आपको? इसको ना, ये वाले कॉन्सेप्ट को, एस्पिरिन हाइड्रोलिसिस का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं और अच्छे से डिटेल में समझाना चाहता हूँ आपको। जस्ट 1 सेकेंड।